पीओके में अशांति को बढ़ावा देने वाले सामाजिक और आर्थिक कारण जो है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अभी पीछे हमने देखा जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उस समय पर ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। किस तरीके की चीज़ें कि पीओके जो रीजन है यहाँ पर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से परेशान हैं, ये हमने देखा। और ऐसे कुछ जो वीडियोस थे वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिले। और उन लोगों ने ये भी कहा, क्योंकि ये आपका पीओके रीजन है, उन लोगों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं इसके लिए एक कंपैरिजन किया जाए। और उन्होंने अपने आप को कंपेयर किससे किया, जो भारत की तरफ वाला कश्मीर है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हमें यहाँ पर देखने को मिला। अच्छा, अब बात आती है पीओके है क्या। देखो, जिसे आप कहते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये कश्मीर का वो हिस्सा है जो, अगर आपने पिछले क्लास में देखा, मैंने बताया था आपको, जो उस वक्त के महाराजा हरी सिंह थे, डोगरा कम्युनिटी से आते थे, इनके द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देर से साइन करने की वजह से काफ़ी सारे ऐसे पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे और पाकिस्तानी सपोर्टेड टेररिस्ट थे जो इस जगह पर घुसाए और उन्होंने इस एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया। आपको याद होगा पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी, कम से कम 20 मिनट का टाइम हमने लिया था। तो आज के टाइम पे इतना ध्यान रखिएगा कि ये वो एरिया है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो लोग हैं ये पीओके के लोग हैं, यहाँ पर भारतीय रह रहे हैं। एक, क्योंकि दोनों पड़ोसी बन चुके हैं, अभी है तो ये भी हमारा हिस्सा, लेकिन अभी किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में लगातार होता रहता है एक कंपैरिजन। ठीक है, अब कंपैरिजन जब करेंगे तो कौन से लोग ऐसे हैं, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले लोग या फिर इंडिया वाले लोग, दोनों में से कौन से लोग ऐसे हैं जो कि ज़्यादा अच्छी लाइफ, ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उससे जी रहे हैं। देखो, यहाँ पर पीओके के अंदर गरीबी ज़्यादा है, पीओके के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। तो ये सभी परेशानियां जो हमें पीओके के अंदर देखने को मिली और वहाँ के लोग भी देख रहे हैं। और क्योंकि आज की बात करें तो देश जो है वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया से कनेक्ट हो चुके हैं, तो वो भी देख रहे हैं कि भारत के अंदर किस किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। और हमने ये भी देखा कि धारा 370 को हटाने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस जगह पर किया। हमने जब हायर लेवल समिट्स होती हैं, जब बाहर के देशों के लोग आते हैं, उनको भी हम यहाँ लेकर आते हैं और ये डेवलपमेंट जो है उसका पार्ट बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या लगता है, यहाँ पर और यहाँ पर जब कंपैरिजन किया जाएगा, मतलब पीओके का इंडिया के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है, और किस तरीके की परेशानियाँ ऐसी हैं जो वहाँ के लोग देख रहे हैं। देखो, मैं आपको एक वैसे वीडियो के थ्रू भी दिखाऊंगा। यहाँ पर महंगाई दर जो है, जब हम अपने देश की बात करते हैं तो अराउंड 6% 7% आपको देखने को मिलेगी। और वैसे ये भी कहा जाता है कि कुछ हद तक महंगाई दर अगर 4%, 5-6 के आसपास है, जैसे आरबीआई भी क्या कहता है, आरबीआई भी आपको एक बैंड देता है 4 ± 2 का। मतलब अगर महंगाई दर इस बैंड में है, 4 - 2 कितना हुआ 2, 4 + 2 कितना हुआ 6, 2 से 6% की जो महंगाई दर है ये एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही महंगाई दर अगर 38% तक हो जाए, अगर वही महंगाई दर 38% तक हो जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। ठीक है, और वही चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती है, वही चीज़ हमें देखने को मिलती है पीओके रीजन के अंदर। और इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं, ये वाला जो पूरा रीजन है, इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, कहीं ना कहीं जब यहाँ के लोग अपने आप को कंपेयर करेंगे जेएनके के लोगों के साथ, तो उनको हमेशा एक रिलेटिव डेप्रीवेशन फील होगा। उनको हमेशा ये लगेगा कि यार हमारे यहाँ पर तो आलू मिल रहा है 300 रुपये किलो, ठीक है, वहीं दूसरी जगह पर मिल रहा है 50 रुपये किलो, ये कैसे। ठीक है, तो वो कंपैरिजन करेंगे तो इस चीज़ से और क्या होगा, वो कहीं ना कहीं अपने हुक्मरान जो होंगे, वहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास होगी, उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू करेंगे। इसके अलावा एक फ़ायदा इसका और होगा जो मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सिचुएशन चल रही है ये, जैसे आज से कुछ साल पहले या फिर कहें धारा 370 के हटने से पहले जिस तरीके का माहौल हमें जेएनके में देखने को मिलता था। लेकिन फ़र्क इतना है कि ये जो अभी आपको माहौल पीओके के अंदर देखने को मिल रहा है, ये लोग सच में ही परेशान हैं। लेकिन जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने ये देखा था, जो पत्थरबाजी होती थी तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस जो था वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन के द्वारा भी किया जाता था। ठीक है, जैसे एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कि गारमेंट्स की अगर बात की जाए, बिजनेस इस टाइम पाकिस्तान में गारमेंट्स का बिजनेस कैसा चल रहा है? बिल्कुल जीरो। क्या वजह उसकी? सब महंगाई, लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चे सूट कहाँ से लेंगे, वो इतने महंगे मंगाए, कपड़ा महंगा, बहुत चीजें महंगी हो गई हैं, इंसान के फोन से बहुत ऊपर चीजें चली गई हैं, तो इंसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा। आपके ख्याल से इसकी वजह क्या है?
मतलब महंगाई वजह है, महंगाई। और महंगाई करने वाले कौन है? सर जी मैं तो नाम उनका ले नहीं सकता मैं, ठीक है ना, ये हुक्मरान को चाहिए या वहाँ को लीव दे, ठीक है ना, वहाँ बच्चे रोटी पूरी करेंगे या बच्चों को सूट में बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, रशिया से ऑयल आया है, मतलब यहाँ पे तकरीबन 45,000 टन ऑयल पाकिस्तान में आ चुका है। ऐसा सिर्फ एक वीडियो नहीं है, अगर आप गूगल करें या यूट्यूब पे देखें तो ऐसे हज़ारों लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लोग सच में ही परेशान हैं। अब इसको समझने के लिए हमें यहाँ की आर्थिक स्थिति को समझना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। पहली स्थिति इतनी बुरी नहीं थी पीओके की, और उसके पीछे का कारण ये था कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी हमारी अर्थव्यवस्था से काफ़ी हद तक जुड़ी थी। हम लोगों के बीच में ट्रेड जो था वो भी अच्छे से चल रहा था। लेकिन हमने ये देखा 2017, 2018, 2019, 2020 में तो कोविड आ गया था, 19 तक हमने काफ़ी बार देखा कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर वायलेशन होता था, और इस सीज फायर वायलेशन की शुरुआत करी जाती थी पाकिस्तान के द्वारा, हमारे द्वारा जवाब दिया जाता था, ठीक है। फिर उरी, पुलवामा जैसे अटैक्स भी हुए, और वहाँ पर कहीं ना कहीं भारत को लगा कि अब इस देश से बात करना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक तरफ आप बात करते हैं, यहाँ पर मीटिंग्स करके जाते हैं, और फिर वापस जाकर आप इस तरीके के अटैक को हमारे देश में करवा देते हैं। तो फिर भारत ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर इस देश से संबंध अपने खत्म करेंगे, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था। अगर हम बात करें कुछ साल पहले जाएं तो जब हमने 1996 के अंदर पाकिस्तान को बेसिकली, जब उसने WTO भी ज्वाइन किया, हमने उन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया था, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिसे MFNB कहा जाता है शॉर्ट में, हमने उन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक टैग दिया था। अब इस टैग से फ़ायदा क्या हुआ? इस टैग से फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान जो था हमारे यहाँ से इंपोर्ट कर सकता था, एक्सपोर्ट कर सकता था, और उसमें टैरिफ जो था वो ना के बराबर लगता था, ठीक है। अब इससे ये फ़ायदा हुआ कि उनका एक्सपोर्ट बढ़ने लग गया, उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलने लग गया, तो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी जो थी वो डेवलप होनी शुरू हो गई, ठीक है। और भारत भी चाह रहा था कि ऐसा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ, तो हम भी उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर किसी भी देश की आर्थिक हालत अच्छी है, अगर किसी भी देश में का जो आपका ट्रेड है वो उसके साथ व्यापार अच्छा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप ही टेररिज्म से दूर हो जाएगा, या फिर कहें कि वो कुछ हद तक अपनी दूरी बनाना शुरू हो जाएगा, कर देगा। क्योंकि जो व्यापार होता है और टेररिज्म जो होता है, ये दो चीज़ें साथ साथ में नहीं चल सकती हैं, ठीक है। तो हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं टेररिज्म से दूर हो जाए, और इसी वजह से ये एक प्रिविलेज जो थी वो हमने उनको दे रखी थी। हालांकि उन्होंने हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस कभी भी नहीं दिया, हमें चाहिए भी नहीं था कि ठीक है आप लोग खुश रहें, लेकिन हाँ कम से कम टेररिज्म जो है वो कम से कम यहाँ पर ख़त्म कर दें, ठीक है। लेकिन जब पुलवामा अटैक होता है 2019 में, उसके बाद हमने ये सोचा कि भाई अब कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर, देखो मिलिट्री ने तो एक्शन लिया ही लिया, लेकिन हमने इकोनॉमिकली भी एक्शन लिया कि ये देश सुधरने वाला नहीं है, जितनी भी हमने इनकी सहायता करी ये फिर भी हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो आर्थिक तौर पर हमने क्या किया, यहाँ पर MFN को भी ख़त्म किया, और हमने ये कहा कि अब आपके सामान के ऊपर ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी, और जब ये ड्यूटीज़ लगनी शुरू हुई तो क्या होगा, माल इनका महंगा होता चला जाएगा, इनके प्रोडक्ट्स महंगे होते चले जाएंगे, और इस वजह से और क्या देखने को मिलेगा, इस वजह से इनका एक्सपोर्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा, और अगर हम ये कुछ इंपोर्ट भी करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ स्थिति जो थी वो हमारी क्रिएट हुई, जो हम आज के समय में पीओके के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है पीओके के अंदर जो आज ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं एक ही दम से हुआ, नहीं, पिछले 3-4 साल के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं, हमारी आर्थिक नीति के अंदर बदलाव हुआ है, हमने अपना व्यापार जो था वो कहीं ना कहीं इनसे कम करना शुरू किया, जिसके रेमिफिकेशंस, जिसके परिणाम जो है वो आज के समय में ये लोग देख रहे हैं और उससे जूझ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी समझनी होगी कि किस तरीके से काफ़ी स्मार्टली सेक्शन को लिया गया। देखो यहाँ पर अगर हम कुछ साल पहले जाएं, जब यहाँ पे JNK में UT बनने से पहले, UT जब नहीं होगा कोई भी जगह तो क्या होगा, वहाँ इलेक्शंस कराए जाएंगे। तो यहाँ पे 2015 के अंदर JNK मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होते हैं, और हमने देखा कि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है। फ्रैक्चर मैंडेट जैसे अभी भी हमने देखा एक फ्रैक्चर मैंडेट है कि कोई भी पार्टी जो है वो 50% मार्क को नहीं छू पाई। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे जो टोटल सीट्स थी उसके हिसाब से कोई भी यहाँ पे सरकार नहीं बना सकता था अकेले अपनी दम पर। तो यहाँ पर ये दो पार्टीज जो हैं, ये दो पार्टीज आपस में मिलती हैं, और यहाँ पर बीजेपी के द्वारा PDP को समर्थन दिया जाता है कि आप क्या करिए, आप यहाँ पर सरकार बनाएं। तभी आपने देखा होगा कि उस दौरान पे जो महबूबा मुफ्ती थे उनको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया।
अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को खंडन भी किया कि आप लोग इस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उस समय जो सेंटर में पार्टी थी उनके पास एक प्लान था। उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, अगर हम सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जेएनके के अंदर जेएनके को समझने का मौका मिलेगा, और उनका बाद में प्लान यही था कि हम क्या करेंगे, बाद में आगे जाकर 370 जो है उसको यहाँ से हटाने वाले। तो वो उस समय पर कोशिश यही कर रहे थे कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जेएनके की जो ज़रूरतें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, और तभी से ही जेएनके के अंदर काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। तो अब देखिए पहले से ही क्या किया गया है, एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर जिस डेवलपमेंट की कमी थी वो यहाँ पर करना शुरू कर दिया गया 2015 से ही, ठीक है। और 2019 से जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते थे वो काफ़ी हद तक हमारे नीचे जा चुके थे। तो एक तरफ तो जम्मू कश्मीर जो था वो बढ़ रहा था, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था, और दूसरी तरफ पीओके जो था 2019 के बाद वो नीचे आ रहा था। तो जो डिस्पैरिटी थी दोनों रीजन्स के बीच में वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वो और भी ज़्यादा हो गई जब ये दो चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, ये आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो मैंने आपको वैसे बताया भी है, ऐतिहासिक संदर्भ को समझे तो 1947 में विलय हुआ था। जैसे 1947 के अंदर जब अंग्रेज़ जाते हैं यहाँ से, तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जो लोग नए उनको फिर भी बता देता हूँ कि उन्होंने जितने भी यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स है जहाँ पर मतलब राजा महाराजा लोग रूल किया करते थे, उनको 3 ऑप्शन दिए, 3 विकल्प दिए कि या तो आप भारत के साथ चले जाइए, या पाकिस्तान के साथ चले जाइए, या फिर आप चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, स्वतंत्र राज्य भी अपने आप को बना सकते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर होगा क्या, जब इस तरीके का तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा तो कोई भी राजा महाराजा ये नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर किसी प्रधानमंत्री को बिठा दिया जाए या फिर किसी भी राष्ट्रपति को बिठा दिया जाए जब हम भारत या पाकिस्तान की बात करते हैं। तो बहुत सारे राज्यों ने यही कहा कि हम क्या करेंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। और वहाँ पर फिर रोल आया लौह पुरुष का, वल्लभ भाई पटेल जी का। तो उन्होंने यहाँ पर साम दाम दंड भेद यूज़ करते हुए सभी अलग अलग छोटी बड़ी रियासतों को, ठीक है, अराउंड 634 देशी रियासतें थी, उनको मिलाकर भारत जो आज हमें नक्शे के ऊपर दिखता है उसे बनाया। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो कि भारत में बिल्कुल भी नहीं मिलना चाह रही थी, जिसमें हैदराबाद भी एक था। जब आप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आपका सिलेबस के अंदर टॉपिक है उसके अंदर ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। तो हैदराबाद हुआ, जूनागढ़ हुआ, भोपाल हुआ और जम्मू कश्मीर, ये ऐसी देशी रियासतें थी जो कि भारत के अंदर मिलने में कहीं ना कहीं वो उतने ज़्यादा तत्पर नहीं थे, और इसी वजह से जम्मू कश्मीर ने भी टाइम लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर जब टाइम ले रहा था उस दौरान पाकिस्तान ये जो राष्ट्र था इनका कहीं ना कहीं संयम कम हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तरफ से यूनिलेटरली अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर, इस पे कब्जा करने के लिए। तो यहाँ के जो राजा थे महाराजा हरी सिंह, जिनकी फोटो मैंने आपको दिखाई थी, उन्होंने नेहरू को कॉल किया और कहा कि आप हमारी मदद करिए। नेहरू ने कहा कि भाई ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप या तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करिए, क्योंकि अभी तो आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर हैं, या तो आप भारत का हिस्सा बनिए, भारत का हिस्सा बनेंगे तो ही तो फिर हम आपकी सहायता कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक सही, कुछ हद तक सही कदम जो था वो लिया गया। और जब पाकिस्तान की जो आप कह सकते हैं टेररिस्ट एज वेल एज जो इनकी आर्मी थी काफ़ी अंदर तक आ जाती है, उसके बाद जाके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है, और फिर इस पूरे के पूरे एरिया को बचा लिया जाता है जब यहाँ से इंडियन आर्मी को भेजा जाता है और वो पाकिस्तानी आर्मी को बाहर करने का काम करती है। लेकिन हाँ, क्योंकि काफ़ी हद तक एरिया जो था वो लिया जा चुका था, हम इस एरिया को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ बीच में आ जाता है कि आप लड़ाई करते रहेंगे तो दोनों जगह से लोगों की जान जाएगी। तो जो अभी बाउंड्री बन गई है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसी को ही बाउंड्री मानकर अब आप अपने अपने देशों के अंदर रहिए, ठीक है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, भारत पूरा दम लगा देता इस एरिया को लेने के लिए, हमारे यहाँ से काफ़ी लोगों की जान जाती, वो भी पूरा दम लगा देते इस एरिया को बचाने के लिए, उनकी तरफ से भी लोगों की जान जाती। तभी संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उन्होंने बीच में इंटरवीन किया और कहा कि इस युद्ध को यहीं पर रोक दो, अब और लड़ाई मत करो। लेकिन हाँ, 1947 में इंडिया को माना जाता है कि हम लोग इस युद्ध को जीते थे, ठीक है। अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की भी बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ पीओके की बात नहीं है, पीओके के अलावा भी अगर हम बाकी जो इनके यहाँ पर राज्य हैं वहाँ पर बात करें तो आपका जो इन्फ्लेशन है वो आप देख सकते हैं डबल डिजिट में है, जो 20% हुआ करता था और 38% पिछले साल ही था, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, अभी जब हमारा इलेक्शंस हो रहा था तो वो अलग अलग तरीके के कमेंट दे रहे थे कि इस पार्टी को जीतना चाहिए, इस पार्टी को नहीं जीतना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे लोग उनको यही कह रहे थे कि आप अपने देश के बारे में चिंता करिए, क्योंकि आपके लोगों के पास खाने के लिए भी जो अनाज होना चाहिए वो नहीं है यहाँ पर, और जो देना भी चाहिए। क्योंकि देखिए मेन काम यही है, जनता ने आपको
चूज़ किया है, जनता ने आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है रादर, तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि पहले तो जनता के बारे में सोचिए, उसके बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है फिर उसमें आप अपनी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऊर्जा की लागत में काफ़ी वृद्धि हुई है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। और हमने ये देखा कि ये कब से हुआ है, ज़्यादा जो प्रभाव इसका पड़ा है वो है जब हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था वो इनसे ले लिया, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो इनका रेट था वो 200% से भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है ना, भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू क्यों नहीं करना चाहता है? हमने ये भी चीज़ देखी क्योंकि हमने पिछले अपने जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे उससे ये सीखा कि हम आर्थिक तौर पर इस देश की बार बार हेल्प करते हैं, हम इस होप में रहते हैं कि इनकी हेल्प करेंगे तो क्या होगा, आगे जाकर कहीं ना कहीं टेररिज्म जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ हमें होती हुई धरातल पे दिखाई नहीं देती है। तो इससे ये संज्ञान मिलता है कि कहीं ना कहीं इनको हेल्प करने के बाद भी हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो हम चाह रहे हैं, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि भाई अब हमारी तरफ से इनके लिए कोई हेल्प नहीं करी जाएगी। पाकिस्तान के साथ भारत का व्यापार हमेशा अपने समग्र विदेशी व्यापार का एक छोटा हिस्सा रहा है, जो इसके निर्यात और आयात के 1% से भी कम के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है। राजनीतिक अस्थिरता, कम विदेशी भंडार, सख्त वीज़ा नीतियाँ और भारत की तुलना में पाकिस्तान का छोटा बाजार भारत के लिए एक जोखिम भरा प्रस्ताव रहा है। इसके आगे अगर चलें तो प्रतिबंध से पहले भारत पाकिस्तान का व्यापार वर्ष 1996 से पाकिस्तान को MFN जो आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो है वो दिया गया, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, और इसमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें भी थी जो नकारात्मक सूची में रखी गई थी। देखिए नेगेटिव लिस्ट जो होती है उसके ऊपर आपकी ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप भी वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव लिस्ट के अंदर चीज़ों को रखा जाता है तो वहाँ पर जो फ़ायदे हम देना चाह रहे हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो नेगेटिव लिस्ट के ऊपर उन फ़ायदों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वाघा अटारी सीमा के माध्यम से केवल 138 उत्पादों की अनुमति दी गई है। अगर आप यहाँ पर भी कम से कम सामान जो है उसको पॉजिटिव लिस्ट में डालेंगे या फिर उसको हम अलाउ करेंगे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, तो भी कहीं ना कहीं जो व्यापार है उसके अंदर कमी देखने को मिलेगी। ये कुछ आप कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव जो है वो भी रहे दोनों देशों के ऊपर, जिसकी वजह से व्यापार बढ़ा तो सही लेकिन उतना ज़्यादा ये नहीं बढ़ पाया। ठीक है, भविष्य में भारत पाकिस्तान व्यापार वार्ता की संभावनाएं, अभी हाल ही में जब इलेक्शंस हो रहे थे तब भी जो हमारी प्रेजेंट सरकार है उनसे ये पूछा गया, वर्तमान सरकार से जब पूछा गया कि पाकिस्तान को लेकर क्या है, तो वो उतने ज़्यादा उत्सुक नहीं दिखाई दी। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि एक कोalition गवर्नमेंट है तो हो सकता है कोalition गवर्नमेंट के अपने कुछ ऐसे प्रेशर होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर जो एक वार्ता है वो दोबारा से शुरू हो सके। लेकिन हाँ, सरकार अगर बदलती तो बहुत ज़्यादा इसके चांसेस थे कि इनसे दोबारा से बातचीत शुरू होती, लेकिन क्योंकि सरकार पहले वाली ही है तो हमारी जो नीति होगी वो भी कहीं ना कहीं पहले वाली होगी, उसी को ही कहीं ना कहीं हम कंटिन्यू करेंगे, तो चांसेस थोड़े से कम है। ऐतिहासिक रूप से भारत पाकिस्तान वार्ता निजी क्षेत्र में हुई है और दोनों देशों में 2024 के भारतीय आम चुनाव के माहौल शांत कूटनीति का अवसर प्रदान कर सकते हैं। नियंत्रण रेखा पर निरंतर संघर्ष विराम और पुलवामा के बाद भी से आतंकवाद के कृत्यों की अनुपस्थिति भारत पाकिस्तान संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए एक अनुकूल आधार प्रदान करती है। ये अच्छी चीज़ तो है, लेकिन हमने ये भी देखा कि जब बातचीत होती रही तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि पाकिस्तान को लगा कि अब तो जो भारत है हमसे बातचीत भी कर रहा है, हमारी बातें सुन भी रहा है, और पीछे पीछे वो क्या करते थे, वो प्लानिंग करते थे किसी ना किसी तरीके के अटैक की। तो उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भारत को इन्वॉल्व करते हैं डायलॉग के अंदर, उनके पॉलिटिशियंस, उनके ब्यूरोक्रेट्स हम लोगों को डायलॉग में इन्वॉल्व करते हैं, और कहीं ना कहीं वही लोग और साथ ही साथ आर्मी के जो लोग हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फंड करते रहते हैं भारत के अंदर हमले करने के लिए। ठीक है, तो ये जो दोहरी नीति उनकी थी ये हमें पसंद नहीं है, और इसके बाद हमने डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, हम इनसे बातचीत अपनी बंद करने वाले हैं। व्यापार जो है उसको भी हमने काफ़ी हद तक बंद किया। 2015 के अंदर एक स्टेप लिया गया जिससे सरकार बनाई गई जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा विकास किया गया। उसके साथ साथ 2019 के अंदर जब MFN स्टेटस को बंद किया गया, कह सकते हैं पुलवामा के बाद, ये जो हम उनको व्यापार के अंदर मदद कर रहे थे वो हमने बंद करी। उसके बाद POK की हालत और भी ख़राब हो गई, क्योंकि देखिए उस वक्त तो पाकिस्तान को ये लग रहा था कि चाइना हमारा ध्यान रख लेगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चाइनीज़ जो है वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो अपने फ़ायदे के लिए बनाएंगे। अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई जॉब क्रिएट्स हो रही है, रोज़गार पैदा हो रहा है, तो वो भी अपने ही लोगों को देंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम इनके पोर्ट की, ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं तो उसमें जो स्पेसिफिक एरियाज़ है वहाँ पर तो पाकिस्तानियों को एंट्री भी नहीं दी जाती है, वहाँ पर सिर्फ चीन के जो लोग हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये परेशानियों का सामना जो है पाकिस्तान कर रहा है। अब बात आती है कि जो अभी हाल ही में बात करी गई थी POK को लेकर, क्या सिर्फ ये चुनाव के टाइम का एक गिमिक था, सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए, कि या फिर सिर्फ ऐसा हो भी सकता है? वैसे अगर आपसे पूछा जाए क्या पाकिस्तान जो अभी
इंडिपेंडेंट स्टेटस जिसने दे रखा है पीओके को और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस दिया हुआ है पीओके को, क्या इस पीओके को भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है या नहीं? गृह मंत्री की अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि पीओके हमेशा से ही भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, लेकिन धरातल पे सच्चाई तो ये है कि अभी ये पाकिस्तान के पास है। तो क्या इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है या सिर्फ ये चुनाव के समय में एक तरीके का जुमला था? देखो, इसको समझने के लिए पहले समझते हैं, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। देखो, दो सिचुएशंस हैं। एक, हम अगर इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जाएं और वहां पर उस समय क्या हुआ था, उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, आपका जो पूर्वी पाकिस्तान है वो हुआ करता था, और दूसरी तरफ था पश्चिमी पाकिस्तान, या जिसे हम सिर्फ पाकिस्तान कहते थे। बीच में था हमारा इंडिया, ठीक है, बीच में हमारा था भारत। तो एक तरफ हमारे पास था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरी तरफ था हमारा जो मेनलैंड उनका पाकिस्तान था। अब हमने ये देखा कि 1971 की जंग में हुआ क्या, 1971 की जो जंग होती है इसके अंदर जो पूर्वी पाकिस्तान था इसको क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया बांग्लादेश, ठीक है। अब अगर कोई भी रीजन बांग्लादेश नहीं बनना चाहता, पहली सिचुएशन है कि कोई भी रीजन बांग्लादेश नहीं बनना चाहता, तो उसे बांग्लादेश बनाना आसान है, या फिर ये रीजन जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बनना चाहता है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं और उसका बांग्लादेश बनना आसान है। ध्यान से सुनिएगा, पहली परिस्थिति के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर भी उसे बांग्लादेश बनाया जा रहा है। दूसरी स्थिति कौन सी है, जिसमें वहाँ के लोग, ईस्ट पाकिस्तान के लोग चाहते ही हैं कि वो बांग्लादेश बने, और फिर आप उनकी हेल्प करते हैं और वो बांग्लादेश बनता है। कौन सी दोनों परिस्थितियां मैंने आपको बता दी, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो कि आपको लगता है आसान है, डूएबल है, जिसे आसानी से किया जा सकता है? देखो, जब हम ईस्ट पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं, जब इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, यहाँ पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो था वो बना दिया था ईस्ट पाकिस्तान को। उसके अंदर भी क्या था, उसके अंदर भी ये था कि वहाँ के जो लोग थे वो चाहते ही नहीं थे कि वो ईस्ट पाकिस्तान रहे, वो चाहते ही नहीं थे पाकिस्तान का हिस्सा बने रहे। क्यों? क्योंकि उस समय पर भाषा के आधार पर, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कौन रह रहा था, रिलीजन सेम था, पाकिस्तान के अंदर मुसलमान रह रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान में भी मुसलमान रह रहे थे, लेकिन दोनों की भाषा जो थी वो अलग थी। यहाँ पर उर्दू का इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ पर बंगाली का इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ पर जो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान थे उनका कहना यह था कि जो मेनलैंड है पाकिस्तान, वहाँ के लोग हमारे खिलाफ कहीं ना कहीं शोषण करते हैं, ठीक है, हमारा एक्सप्लोटेशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं वो भी उन्हीं को दी जाती है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा फील कर रहे थे कि उनके साथ किसी ना किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है वो किया जा रहा है, दुर्व्यवहार भी उनके साथ किया जाता था। इसी वजह से वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि हमें अपना एक अलग देश चाहिए, ठीक है। तो जो पीओके की स्थिति है वो पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ वैसी ही है, जिसमें आप डायरेक्टली तो इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसमें परेशानी ज़रूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर देखें पिछले 3-4-5 सालों के अंदर काफ़ी स्ट्रैटेजिक निर्णय जो हैं वो लिए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो खुद ही कहीं ना कहीं परेशान होने लग गए हैं अपने हुक्मरानों से, ठीक है। तो जब यहाँ पर लोग वैसे ही खुश नहीं है, अगर आप पीछे देखें, वापस अगर हम जाएँ, अगर इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पर, मतलब लोग खुश नहीं है वहाँ पर, तो इवेंचुअली क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कंपेयर किसके साथ करेंगे, अपने पड़ोस जम्मू कश्मीर से। वो कहेंगे कि यार पाकिस्तान के साथ जब हम रुके तो कोई फ़ायदा तो हमें हुआ नहीं, हमारे साथ ही देखो कितनी आगे निकल गए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जब होंगी तो पीओके को रीइंटीग्रेट करना भारत के लिए आसान होगा। वो किस तरीके से किया जाता है, उसके अलग अलग वे आउट्स हो सकते हैं, ठीक है। इस बार एक प्रश्न भी पूछा गया था गृह मंत्री से कि कैसे करोगे, तो उन्होंने इस चीज़ को टाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्लान्स हैं, लेकिन उसको हम अभी न्यूज़ मीडिया चैनल्स के ऊपर थोड़ा बता देंगे पहले से ही, वो तो हम अपने दिमाग में ही रखेंगे। तो किया जा सकता है, लेकिन हाँ, उससे पहले कहीं ना कहीं आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश ना हो। वो जब बाकी कश्मीरियों को देखें तो ये उनको समझ में आए कि हमारे साथ वाला जो कश्मीर है वहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है, उसके बाद ही कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।